बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने 4th यूनिट को पढ़ना शुरू किया था। 4 यूनिट्स में नीड ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट ये मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं एवं महत्व। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं एवं महत्व। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताओं की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो कुछ बातें निकल के सामने आती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे तो शैक्षिक प्रबंधन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इन्हें शायद शाब्दिक अर्थों पे इंगित न किया जा सके, लेकिन एक व्यवहारिक सिद्धांत तैयार करते समय हमें पता चलता है कि जो शैक्षिक प्रबंधन है इसमें कुछ खास बातें देखने को हमें मिलती हैं। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन की हालांकि चर्चाएं, इसके विशेषताओं की चर्चाएं पिछली कक्षा में मैंने आपसे की थी। आज उसी कक्षा को थोड़ी सी और हम व्याख्यात तौर पर आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। मैंने बताया भी था। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली और व्यवहारिक बात जो हमें पता चलती है शैक्षिक प्रबंधन के बारे में, जो एक बहुत बड़ी विशेषता है, वह ये है कि शैक्षिक प्रबंधन जो है वो एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन जो है वो एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन एक गत्यात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य हमारा ये है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो लगातार चलती रहती है, रुकती नहीं है। ये लगातार चलती रहती है। एक बार जब वो स्टार्ट हो जाती है तो जब तक उसके लक्ष्य और उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं तब तक वो चलती रहती है। इसलिए कहा जाता है द एजुकेशनल मैनेजमेंट इट इज द वर्क ऑफ टू बी कंटिन्यूटी, कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां हमेशा वह क्रमांक के तौर में गत्यात्मक तौर पे आगे बढ़ती रहती है। ये हम दूसरी विशेषता की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हम शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताओं को हम लोग पढ़ रहे हैं। यही दूसरी विशेषता की बात करें तो कहा जाता है जो शैक्षिक प्रबंधन की दूसरी विशेषता वो यह है कि यह अनवरत क्रिया है। कहने का तात्पर्य है यह अनवरत क्रिया है। कहने का तात्पर्य है कि शैक्षिक प्रबंधन एक बार स्टार्ट हो जाता है वो हमेशा चलता रहता है। अगर उसके लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति हो भी जाती है तो उसके बाद भी वो चलता रहता है। जैसा कि मैंने कल की कक्षा में आपको बताया था, पिछली कक्षा में आपको बताया था कि जैसे कि अगर हम चाहते हैं एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेडमास्टर कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं इनका नाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे टॉप 10 में आए, तो आवश्यक हो जाता है एक ऐसा एजुकेशनल मैनेजमेंट तैयार करना जिसकी सहायता से वो बच्चे हमारे लिस्ट में नॉमिनेट हो सके। और एक बार एक क्रम स्टार्ट हो जाता तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक वर्ष में वो टॉप 10 में आए, अगले वर्ष वो गायब हो जाएंगे। नहीं, वो मैंने जैसे अभी कहा आपको कि जो पहली विशेषता उसकी होती है गत्यात्मक, मतलब वो कंटिन्यू रहता है, टू बी कंटिन्यू। इसी बात को थोड़ा और वैसे तरह से हम कह रहे हैं कि दूसरी विशेषता होती है शैक्षिक प्रबंधन की, वो ये होती है कि शैक्षिक प्रबंधन अनवरत चलता रहता है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे एक दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे जुलाई हो, चाहे अगस्त हो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमेशा वह वर्ग की प्रक्रिया में, काम की गति में क्रमांक तौर पे वो चलता रहता है, चलता रहता है। ये दूसरी विशेषता होती है। तीसरी विशेषता इसकी देखते हैं हम लोग। शैक्षिक प्रबंधन की तीसरी व्यवस्था है, यह एक संगठित प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन जो है वह एक संगठित प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन जो है वह एक संगठित प्रक्रिया है। संगठित प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य है कि शैक्षिक प्रबंधन करना, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट तैयार करना, ऐसा नहीं कि उसमें केवल प्रिंसिपल, केवल टीचर या केवल छात्र ही शामिल होकर लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है। इस कार्य में, शैक्षिक प्रबंधन में सबकी अपनी जिम्मेदारी होती, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो। कहने का तात्पर्य उस संस्था में कार्यरत प्रत्येक वह व्यक्ति उस शैक्षिक प्रबंधन का अंग होता है, जिस व्यवस्था को विद्यालय में लागू किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है बेहतर से बेहतर माहौल क्रिएट करना। इसलिए कहा जाता है तीसरी विशेषता के तौर पे कि शैक्षिक प्रबंधन की तीसरी विशेषता यह है कि शैक्षिक प्रबंधन संगठित प्रक्रिया है, ये ऑर्गेनाइजिंग पावर है, इट इज नॉट टू बी सिंगल पावर। यहाँ कोई एक व्यक्ति के ऊपर सारा भार या उसके शक्ति समाहित नहीं होती है। यहाँ सभी लोग मिले होते हैं, सब लोग मिल के काम करते हैं,
तब जाके शैक्षिक प्रबंधन सफल होता है। वहीं हम चौथी विशेषता की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम चौथी विशेषता की बात करें शैक्षिक प्रबंधन की, तो वो होती है उद्देश्यों की विषमता। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्यों की प्राप्ति, उद्देश्यों की प्राप्ति। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, कोई बच्चा है, वह अपने संस्था को, अपने परिवार को, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वह एक लक्ष्य बनाता है, एक लक्ष्य की सोच अपने मस्तिष्क में रखता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो वो उद्देश्य बनाता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में इस शैक्षिक प्रबंधन जो है सहायता करता है। इसलिए कहा जाता है चौथी विशेषता के तौर पे कि उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वो शैक्षिक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित होती है। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्यों की जो प्राप्ति होती है वह शैक्षिक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित होती है। वहीं हम पांचवी विशेषता की बात करें, ध्यान दीजिएगा, वहीं हम शैक्षिक प्रबंधन की पांचवी विशेषता की बात करें, शैक्षिक प्रबंधन की पांचवी विशेषता की बात करें तो वो होता है संसाधनों के बीच संबंध। ध्यान दीजिएगा, संसाधनों के बीच संबंध। कहने का तात्पर्य है कि आपके संस्था में जो भी चीजें हैं, कम शिक्षक हैं, कम बच्चे हैं, कम एजुकेशनल माहौल, लेकिन जो भी चीजें हैं उनको आपस में रिलेट करके, जोड़ करके, एक टीम वर्क तैयार करके, एक प्लानिंग करके आप अपना काम बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी पूरी व्यवस्था को शैक्षिक प्रबंधन या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशनल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो शैक्षिक प्रबंधन की पांचवी विशेषता ये है। छठी विशेषता की हम बात करें तो ये एक सामाजिक क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य क्रिया या सामाजिक क्रिया। शैक्षिक प्रबंधन की अगर छठी विशेषता की बात करें तो कहा जाता है एक सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया का मतलब ये होता है कि सबको अपनी जिम्मेदारी बता दी जाती है, उस जिम्मेदारी के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करता जाता है और एक एक करके अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए लक्ष्य की तरफ वो अग्रसर होता है। वहीं हम सातवीं, ध्यान दीजिएगा, सातवीं विशेषता की बात करें तो कहा जाता है कि शैक्षिक प्रबंधन की सातवीं जो विशेषता वो ये है कि यह सार्वभौमिक क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, सार्वभौमिक क्रिया है। कहा जाता है कि शैक्षिक प्रबंधन जो है वो एक सार्वभौमिक क्रिया। कहने का तात्पर्य एक बार स्टार्ट हो जाती है तो अपने लक्ष्य को वो जरूर प्राप्त करती है और जितने भी लोग उसमें शामिल होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप अपना काम करते चले जाते हैं, एक एक करके वो आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। एक बार जो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है वो हमेशा चली रहती है। जो बच्चे उस क्रम में आते हैं उसमें शामिल होते हैं, पास होते हैं, फिर निकल जाते हैं। अगले बच्चे फिर उस क्रम में आते हैं, पास होते हैं और निकल जाते हैं। शिक्षक पढ़ाता रहता है जब तक उसकी सेवा समाप्ति नहीं होती, तब तक वो पढ़ाता रहता है, ज्ञान देता रहता है, बच्चों को प्रोग्रेस कराता रहता है। लेकिन जैसे सेवा समाप्ति होती है और शिक्षक आते हैं उस व्यवस्था में वो शामिल हो जाते हैं। तो एक क्रम चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जो शैक्षिक प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है, सभी लोग मिलकर उस क्रिया को करते हैं, उस काम को करते हैं, उसमें सफलता उनकी सुनिश्चित होती है। और जो आठवीं और अंतिम विशेषता ये है वो होता है ये अधिकार पत्र। कहने का तात्पर्य है कि शैक्षिक प्रबंधन में, एजुकेशनल मैनेजमेंट में प्रत्येक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी जाती है। उसी जिम्मेदारी के हिसाब से उसको अपना काम सुनिश्चित करना होता है जिससे कि बेहतर से बेहतर तरीके से परिणाम प्राप्त किया जा सके। शिक्षा के उद्देश्यों की सफलता इसी बात पे निर्भर करती है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगा एजुकेशनल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, वो कौन से सिद्धांत हैं जिनकी सहायता से आप शैक्षिक प्रबंधन को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।